नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक ही वीडियो के अंदर संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में आपको पढ़ा दूंगा। मैप के माध्यम से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हो जाऊंगा। आपको सबसे आसान लगना लग जाएगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। मध्यकालीन भारत का इतिहास जब आप पढ़ते हैं ना, तो दक्षिण भारत में दो बहुत बड़े बड़े साम्राज्य देखने को मिलते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक है विजयनगर साम्राज्य, दूसरा बहमनी साम्राज्य। देख पा रहे हैं ये आपका विजयनगर साम्राज्य है। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य है और इसी के जस्ट उत्तर में आपका बहमनी साम्राज्य होगा। दोनों का जो स्थापना है लगभग एक ही टाइम पे हुआ है। 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई थी और बहमनी की 1347 में हुई थी। तो आज हम विजयनगर साम्राज्य को कंप्लीट कर देंगे इस एक ही वीडियो में। सारी चीज़ें बताऊंगा, बहुत आनंद आने वाला है। क्लास नोट्स श्री एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल है, ले लीजिए। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए सब कुछ। जीएस में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो जीएस फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश आपको पढ़ने हैं। शुरुआत होती है 1336 से। 1336 में इस वंश की शुरुआत होती है और लास्ट में 1646 तक ये चलता है। कई किताबों में आपको 1649 आएगा और कई इतिहासकार 1652 भी बताते हैं। आपको इनसे कोई उलझने की ज़रूरत नहीं है। मैं हकीकत आपको बताऊं, 1565 में एक युद्ध होगा, तालीकोटा का युद्ध। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य तहस नहस हो गया था। बहुत छोटा सा साम्राज्य बचता है, वो 1646, 49, 52 तक चलता रहता है। ठीक है, जो आखिरी शासक थे श्रीरंग तृतीय, इनके हाथों से तो 1646 में ही इनसे साम्राज्य छीन लिया था। एक किला इनके पास बच गया था, वो किला इनके पास 1652 तक रहा, तो इसलिए कई इतिहासकार 1652 भी लिख देते हैं। तो उसमें उलझने की जरूरत नहीं, आपसे नहीं पूछेगा। बस स्थापना आप पूछ लीजिए 1336 में हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य के अंदर कुल 4 वंश आए थे। पहला वंश संगम वंश था जो कि 1336 से 1485 तक थे। देख लीजिए, ये पढ़ाते समय ही आपको सब कुछ मैं याद करा दूंगा। ठीक है, और ये ऐसा वंश है जिसकी स्थापना 2 भाइयों ने मिलकर की थी, हरिहर और बुक्का राय। हरिहर राय और बुक्का राय। और इस वंश के अंतिम शासक प्रौढ़देव हैं। इस वंश के अंतिम शासक प्रौढ़देव है। और कई जगह आपको विरूपाक्ष भी लिखा आ जाएगा, वो भी मैं कन्फ्यूज़न दूर करूँगा जब संगम वंश में अभी आगे पढ़ाऊँगा। तो आपको मैं बताऊँगा कि विरूपाक्ष अंतिम शासक कहीं माने जाते हैं, कहीं प्रौढ़देव माने जाते हैं, क्यों, वो कारण भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद संगम वंश को समाप्त करने के बाद सालुव नरसिंह के द्वारा सालुव वंश की स्थापना की जाती है। सालुव नरसिंह ने विजयनगर साम्राज्य के अंदर संगम वंश को समाप्त करने के बाद अपने वंश की स्थापना की थी। तो ये वंश कहलाता है सालुव वंश। बहुत छोटा टाइम पीरियड इसका, मात्र 20 वर्ष तक इसने रूल किया था। सालुव नरसिंह ये संस्थापक हैं इस वंश के, और इस वंश के आखिरी जो शासक है इमाडी नरसिंह है। और इमाडी नरसिंह के बाद एक नए वंश की शुरुआत की जाती है, किसके द्वारा? वीर नरसिंह के द्वारा। तो वीर नरसिंह ने इमाडी नरसिंह से शासन छीन लिया, एक नए वंश की शुरुआत की, तुल्लु वंश। और इसके बाद तुल्लु वंश में जो आखिरी शासक हैं सदाशिव राय। सबसे महत्वपूर्ण वंश तुल्लु वंश है। और तुल्लु वंश में एक शासक आएंगे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं। उनके बारे में जो भी मैं आप बताने वाला हूँ आगे, वो सारी चीज़ें सुनहरे अक्षरों में लिख लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब सदाशिव राय को गद्दी से हटाकर आरवीडू वंश की स्थापना की थी तिरुमल ने। और इस वंश के आखिरी शासक हैं श्रीरंग तृतीय। तो आप देखेंगे ना कि जो नया नया वंश आ रहा है, एक दूसरे वंश को समाप्त करने के बाद आया। संगम वंश को समाप्त करने के बाद सालू वंश आया। तो बलपूर्वक इस वंश को समाप्त किया गया ना, संगम वंश को बलपूर्वक समाप्त किया गया। तो इसीलिए इस घटना को प्रथम बलापहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बलापहार कहा जाता है। बलपूर्वक एक वंश को समाप्त करके दूसरा वंश शुरू किया गया। वैसे ही सालू वंश को वीर नरसिंह के द्वारा बलपूर्वक समाप्त करके
तुलु वंश की शुरुआत की जाती है, तो इसलिए इसको दूसरा बलापहार कहा जाता है, सेकंड बलापहार कहा जाता है, दूसरा बलापहार की घटना कहा जाता है। वैसे ही तिरुमल के द्वारा सदाशिव राय से तुलु वंश छीनकर एक नए वंश की शुरुआत की गई, आरवीडु वंश, जो कि आखिरी वंश होगा, इसलिए इस घटना को तृतीय बलापहार कहा जाता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा किस प्रकार से छीना गया। फिलहाल अभी तक आपको बस यही जानना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई है। इसमें कुल 4 वंश हैं, संगम वंश, सालु वंश, तुलु वंश, आरवीडु वंश, और इनके संस्थापक के बारे में आपको जानना है और अंतिम शासक के बारे में बताया। इसके अलावा अभी कुछ नहीं जानना, आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो जो संगम वंश का संस्थापक है वही विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक माना जाएगा। जो पहला वंश होगा उसकी स्थापना जिसने की है तो वही तो इस साम्राज्य का संस्थापक माना जाएगा। तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। चलिए कुछ ऐतिहासिक जानकारी लेते हैं, प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानते हैं कि हरिहर और बुक्का ने किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ये हालांकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए, आप पूरी कहानी आपको समझ में आए तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इतिहास को अगर कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो ही आपको बहुत आसान लगेगा। मैं आपको याद देना चाह रहा हूँ तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत जब चल रही थी तो तुगलक वंश आपने पढ़ा होगा, और तुगलक वंश के जो संस्थापक हैं वो गयासुद्दीन तुगलक हैं। तुगलक वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलक वंश के बारे में बता दूं 1320 ईस्वी से टाइम पीरियड शुरू होता है, 1414 ईस्वी तक चलता है तुगलक वंश। ठीक है, लगभग 1414 ईस्वी तक चलता है। तो जानना आपको ये है कि गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश का संस्थापक है, ये तुगलक वंश का संस्थापक है। और गयासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड 5 वर्षों तक लेता है, 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक। देखिए मैप समझिए पहले। जो गयासुद्दीन तुगलक है जब गद्दी पर बैठा उसको ये साम्राज्य मिला था, ये जो रेड कलर में दिख रहा है आपको ना, ये साम्राज्य इसको मिला था, ये साम्राज्य इसको मिला था। ठीक है, जब ये इसको साम्राज्य मिला, यहाँ पर देख पा रहे हैं काकतीय वंश यहाँ पर स्वतंत्र है, होयसेल वंश स्वतंत्र है, और काम्पिली एक छोटा सा साम्राज्य है ये स्वतंत्र है, और यहाँ पे दक्षिण में पांड्य जो वंश है ये भी स्वतंत्र है। इसके अलावा यहाँ का जो क्षेत्र है पूर्वी भाग वाला ये भी स्वतंत्र ही है। इसके टाइम पीरियड बंगाल भी स्वतंत्र ही है। जब इसको गद्दी मिली थी तो मैं बता रहा हूँ 1320 में इसको ये साम्राज्य मिला था। अब ये कोशिश करेगा साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब इसका एक बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, हालांकि जो आगे चलकर सुल्तान बनेगा, 1325 में सुल्तान बनेगा, 1325 से 1351 तक सुल्तान रहेगा। इसने अपने बेटे को दक्षिण की ओर भेजा हमला करने के लिए। किस पर हमला करने के लिए? काकतीय वंश के जो शासक थे रुद्र प्रताप द्वितीय, इन पर हमला करने के लिए भेजा। इन पर हमला करने के लिए इसलिए भेजा क्योंकि इन्होंने दिल्ली और इनके बीच में जो संधि हुई थी उसका उल्लंघन किया था। संधि ये थी, ये बहुत पुरानी बात है, जब आपका खिलजी वंश चल रहा था, अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने काकतीय वंश को अपने सैनिकों से हरवा दिया था। मतलब खिलजी वंश के जो शासक हैं अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था काकतीय वंश पर, और काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप द्वितीय को मजबूर कर दिया था कि हर वर्ष दिल्ली को वो टैक्स दिया करेंगे, दिल्ली को हर वर्ष टैक्स दिया करेंगे। अभी थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा ना, तो इनको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ मैप के माध्यम से। जो अलाउद्दीन जो खिलजी है उसके बारे में मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। हालांकि इसका मतलब, इसका जो कोई भी लिंक हरिहर और बुक्का राय से नहीं है, लेकिन कहानी पूरी अच्छे से समझ में आए तो आपको ये जानना जरूरी है। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का वो पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण में अभियान किए थे। इससे पहले के सुल्तान केवल उत्तर भारत में ही सीमित रह गए थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में भी अभियान किए थे। उसने महाराष्ट्र के पास जो जगह है देवगिरी,
इसको आगे चलकर दौलताबाद भी कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम दौलताबाद कर दिया था। तो देवगिरी पर अपना अधिकार कर लिया था। यादव वंश के शासक वहाँ पर रामचंद्र का शासन था। किसका शासन था? रामचंद्र का शासन था। तो इसको भी अपने अधीन कर लिया था। और काकतीय वंश या वारंगल जो साम्राज्य है, वारंगल साम्राज्य में काकतीय वंश के शासक थे रुद्र प्रताप द्वितीय, उनको भी हरा दिया था, उनसे भी संधि कर ली थी। और इसके अलावा होयसेल यहाँ वंश था। द्वार समुद्र जो जगह है वहाँ पे होयसेल साम्राज्य था। वीर बल्लाल वहाँ के शासक थे। तो स्थिति ये समझिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में जो भी अभियान किए थे उन साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया था, बल्कि उनको जीता और उनसे हर वर्ष टैक्स लेने के लिए उनको मजबूर कर दिया कि हर वर्ष वो दिल्ली को टैक्स दिया करते थे। हर वर्ष वो दिल्ली को टैक्स दिया करते थे। जैसे काकतीय वंश के जो शासक थे रुद्र प्रताप, इन्होंने वादा किया था कि हर वर्ष ये दिल्ली को टैक्स दिया करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी अलग थी। दक्षिण भारत में भले ही उसने जीत हासिल कर ली थी, लेकिन वहाँ पर प्रशासन खुद नहीं किया उसने, बल्कि वहाँ के शासकों को स्वतंत्र रहने दिया। बस उनसे हर वर्ष टैक्स के रूप में पैसा लिया उसने क्या किया? पैसा लिया। अब जब खिलजी वंश समाप्त हो जाता है और तुगलक वंश आता है, गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठता है, तो जो काकतीय वंश के जो शासक थे रुद्र प्रताप द्वितीय, उन्होंने मना कर दिया कि मैं अब टैक्स नहीं दूंगा दिल्ली को। इसी कारण से गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे को 1300 पहले 21 में भी भेजा था, लेकिन इनका बेटा असफल हो गया था। तो सफल कब हुआ था उसी की हम बात करेंगे। तो 1323 में अभियान मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि इनका बेटा था गयासुद्दीन तुगलक का, जिसे जौना खां के नाम से भी जाना जाता है, उसने काकतीय वंश के शासक पर हमला किया। उसने क्या किया? काकतीय वंश के शासक पर हमला किया और प्रताप रुद्र द्वितीय को मार दिया। प्रताप रुद्र द्वितीय को मार दिया और इस साम्राज्य को दिल्ली में मिला लिया गया। ये किसके टाइम पर मिला लिया गया? 1323 में ही मिला लिया गया, अर्थात गयासुद्दीन तुगलक के ही टाइम पीरियड पर मिला लिया गया था। अब मैप मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 1323 का मैप है, 1320 का ये मैप है। 1320 का मैप देखिए ये है। अभी 1323 में क्या हुआ? होयसेल को छोड़कर यहाँ पर काम्पली जो है ये भी स्वतंत्र ही है। काम्पली और होयसेल को छोड़कर लगभग बाकी दक्षिण के अन्य हिस्सों में जो है गयासुद्दीन तुगलक का शासन आ गया था। किसकी बदौलत? मोहम्मद बिन तुगलक की बदौलत। मोहम्मद बिन तुगलक की बदौलत दक्षिण पर राज आ गया था। तो पांड्यों को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, बस होयसेल को नहीं मिला पाए और काम्पली को नहीं मिला पाए। 1323 में इतना समझ में आया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब 1323 में हमला किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने काकतियों पर, तो काकतीय वंश में 2 सेनापति काम करते थे। काकतीय वंश के शासक के यहाँ 2 सेनापति काम करते थे, जिनका नाम था बुक्का और हरिहर। हरिहर और बुक्का नाम के 2 सैनिक या सेनापति थे, वो काकतीय वंश में काम करते थे। लेकिन चूँकि 1323 में गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक ने हमला कर दिया काकतीय वंश पर, इसी कारण से हुआ ये कि जो हरिहर और बुक्का थे, इनको ये साम्राज्य छोड़ना पड़ा, ये जगह छोड़नी पड़ी। तो वो कहाँ चले गए? काम्पली में चले गए। ये जो मैप में आपको दिखाई दे रहा है, ये काम्पली साम्राज्य यहाँ पर आ गए और यहाँ पर अपनी सेवाएं देने लग गए। और टाइम बीतता गया, 1325 भी बीत गया। उसके बाद 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है लकड़ी के महल में दबने के कारण। इतिहासकार बताते हैं कि इसी के बेटे ने इसको मार दिया था। हालांकि कुछ भी हो, तो मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर आता है। अब मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में 1351 तक गद्दी पर रहता है। इसके टाइम पीरियड पर देखिए दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य है वो मैक्सिमम फैल गया था। दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य है वो अधिकतम फैल चुका था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर। दिल्ली सल्तनत अगर अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी वो तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर पहुंची थी। लेकिन शुरुआत में, जैसा कि आप जानते हैं, जो पांड्य साम्राज्य, जो मदुरा वाला जो क्षेत्र था, मदुरा का जो क्षेत्र था, वहाँ पर पांड्य शासक थे, उनको भी अपने अधीन कर लिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और यहाँ पर एक शासक, एक सूबेदार को नियुक्त कर दिया था,
जलालुद्दीन एहसान खान को, और इसने 1335 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसने ही नहीं, दक्षिण भारत में लगभग धीरे धीरे सभी ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये कहानी तो बात की है, लेकिन उससे पहले अभी हमारी जो कहानी थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। बुक्का और राय की स्थिति क्या है। बुक्का और राय काम्पली, यहाँ पर जो काम्पली साम्राज्य है वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक बार मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दक्षिण में एक और अभियान भेजा जाता है और काम्पली साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाता है और सभी को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया जाता है। और जब दिल्ली ले जाया जाता है उनमें हरिहर और बुक्का भी थे। हरिहर और बुक्का को इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया जाता है तो उनको छोड़ दिया जाता है। वो दिल्ली में ही रहते हैं हरिहर और बुक्का, लेकिन दक्षिण में बार बार विद्रोह हो रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में मैं आपको बताऊं 27 विद्रोह हुए थे दक्षिण भारत में। तो इसी कारण से बार बार विद्रोह हो रहे थे, तो उसने इस बार हरिहर और बुक्का को ही दक्षिण में भेज दिया। और दक्षिण में आने के बाद हरिहर और बुक्का ने दोबारा से हिंदू धर्म को कबूल कर लिया। हिंदू धर्म को जो कबूल किया था, किस गुरु के अंतर्गत उन्होंने शिक्षा लेकर अपने आप को फिर से हिंदू बना लिया था, तो उनका नाम याद रख लीजिए, विद्यारण्य। उनका नाम है विद्यारण्य। ठीक है, विद्यारण्य जो गुरु थे, इन्हीं की देखरेख में, इन्हीं के अधीन रहते हुए इन्होंने दोबारा से हिंदू धर्म कबूल कर लिया, हरिहर और बुक्का ने। और दक्षिण में सभी अपने आप को स्वतंत्र कर रहे थे, तो हरिहर और बुक्का ने भी विजयनगर साम्राज्य के रूप में 1336 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1336 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कब? 1336 में। इससे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मदुरा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जलालुद्दीन एहसान खान नाम का सूबेदार नियुक्त किया हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इसने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ये मदुरा के सुल्तान कहलाए। 1335 में इन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो ये मदुरा के सुल्तान कहलाए। इनको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर जब आप विजयनगर साम्राज्य डिटेल में पढ़ रहे हैं तो इनका भी रोल आएगा। ठीक है, और यहाँ पर होयसेल जो साम्राज्य था वो पहले से स्वतंत्र था। इस मैप में एग्जैक्ट आपको पता लगेगा, होयसेल साम्राज्य पहले से स्वतंत्र था। ठीक है, और यहाँ पर नायक शासक थे, उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ये पूरी स्थिति बन गई है। दक्षिण भारत में अपने आप को स्वतंत्र होने की होड़ लग गई मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर। भले ही मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर दिल्ली सल्तनत अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, लेकिन इसी के टाइम पीरियड से ही 1335 के बाद विद्रोह होना शुरू हो गया था और दक्षिण में दो बड़े बड़े साम्राज्य उभर कर आए। पहला तो विजयनगर साम्राज्य की चर्चा कर रहे हैं, और यहीं पर एक और साम्राज्य आएगा, वो 1347 में गठित होगा। ये मैप है 1336 के आसपास का। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य का गठन इस प्रकार से हुआ। ये ऐतिहासिक जानकारी कुछ देने का प्रयास किया है ताकि आपको हवा में कुछ ना लगे कि कहाँ से आ गए, ये अचानक ही थोड़ा इन्होंने स्थापना कर दी होगी। तो वो इतिहास मैंने बताया है। होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रह गया होगा। रह गया तो दोबारा से आप वीडियो देख लीजिए, सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब विजयनगर साम्राज्य में एक एक करके वंशों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संगम वंश के बारे में। संगम वंश का टाइम पीरियड 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक था। लगभग 149 वर्षों तक इस वंश ने राज किया, और इस वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा हुई है। इस वंश में कुल कितने शासकों को बारे में पढ़ना है आपको, मैंने एक लिस्ट बना रखी है। हालांकि सभी शासकों के बारे में नहीं पढ़ना आपको, जैसे हरिहर प्रथम के बारे में पढ़ना है और फिर बुक्का प्रथम के बारे में पढ़ना है। ये दो भाइयों ने स्थापना की थी, लेकिन जो है हरिहर प्रथम जो थे ये बड़े भाई थे, तो इनका जो रूल चला 1336 से 1356 तक। उसके बाद इनके भाई बुक्का राय प्रथम आए 1356 से 1377 तक। हालांकि इस वंश की, संगम वंश की जो स्थापना है दोनों भाइयों ने मिल के की थी, और इसे संगम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम, इन दोनों भाइयों के पिता का नाम संगम था। इसी कारण से इस वंश का नाम भी इन्होंने संगम वंश रख दिया है।
और बुक्का राय के बाद हरिहर राय प्रथम आते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। सॉरी, हरिहर राय द्वितीय आते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद 2 शासक आते हैं, इनके बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। वो कौन से 2 शासक हैं? विरूपाक्ष और बुक्का राय द्वितीय। इसके बाद देव राय प्रथम, इनके बारे में पढ़ना है। 1406 से 1422 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। उसके बाद रामचंद्र राय के बारे में नहीं पढ़ना है आपको, और इसके अलावा वीर विजय बुक्का राय के बारे में भी नहीं पढ़ना है। इन 2 शासकों के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद देव राय द्वितीय के बारे में पढ़ना है, जो कि सबसे महान शासक हैं, इस वंश के सबसे महान शासक हैं। और 1-2 बातें मल्लिकार्जुन राय के बारे में आपको बताऊंगा। विरूपाक्ष राय द्वितीय के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। और प्रौढ़ देव राय आपको समझ में आ ही जाएगा कौन थे। ठीक है, कुल मिला जुलाकर 7 मुख्य शासक हैं यहाँ के। एक तो लास्ट वाले 8वें हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, नाम ही याद रख लीजिए बस। तो टाइम पीरियड आप देख लीजिए ध्यान से, सीरियल वाइज मैं बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं हरिहर प्रथम। टाइम पीरियड 1336 से 1356 तक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी वीडियो में आप सभी चीज़ें जानकारी जो है, जो आपको दी जा रही, याद कर लीजिए, दोबारा से देखना ही ना पड़े। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसी कारण से इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा। शुरुआत में इनकी राजधानी विजयनगर नहीं थी। विजयनगर साम्राज्य का मतलब यही हो गया कि ऐसा साम्राज्य जिसकी राजधानी विजयनगर रही हो। लेकिन शुरुआत के 7 वर्षों तक इनकी राजधानी विजयनगर नहीं थी। इनकी राजधानी क्या थी? एनेगोंडी। ये भी कर्नाटक क्षेत्र में पड़ता है, एनेगुंडी। ये जो विजयनगर साम्राज्य इनका, ये वाला देख लीजिए, विजयनगर साम्राज्य है ना। तो ये छोटा साम्राज्य हरिहर प्रथम के द्वारा फैलाया गया था, लेकिन मैं आपको इस मैप में दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इस मैप को, इस एरिया को अगर मैं जूम करके बताऊँ तो यहाँ पर आपकी कृष्ण नदी है, कृष्ण नदी है, और ये आपकी तुंगभद्रा नदी, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। इसके बीच का जो क्षेत्र है ये रायचूर दोआब कहलाता है। क्या कहलाता है? रायचूर दोआब। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है ना, तो इसी प्रकार ये भी दोआब है, लेकिन इस क्षेत्र का नाम क्या है? रायचूर दोआब। तो रायचूर दोआब बहुत ही उपजाऊ था। यही मुख्य कारण हुआ बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में लड़ाइयों का। जब दोनों का गठन लगभग एक साथ हुआ, विजयनगर का भी बहमनी का भी, दोनों में शुरू से लेकर लास्ट तक इसी मुद्दे को लेकर लड़ाई चलती रही। मुख्य मुद्दा यही था। हालांकि और भी मुद्दे थे, लेकिन रायचूर दोआब का लेकर मुख्य मुद्दा था। ठीक है, तो इस मैप में आप देखिए, ये वाला जो मैप है, इसमें तुंगभद्रा नदी आपको दिख रही है। तुंगभद्रा नदी के उत्तर में, तुंगभद्रा नदी के उत्तर में एनेगोंडी है, और इसी के जस्ट दक्षिण में है आपका विजयनगर। दोनों के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है। तो तुंगभद्रा नदी के उत्तर में जो एनेगोंडी स्थान है, यहाँ से 7 वर्षों तक राजधानी बनाई थी हरिहर प्रथम ने। उसके बाद राजधानी को परिवर्तित कर दिया, और कहाँ कर दिया? और यहाँ विजयनगर में कर दिया। ठीक है, सुविधा की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा उसने कदम उठाया था। तो याद रखिए, हरिहर प्रथम के द्वारा बनाई गई जो प्रारंभिक राजधानी थी वो एनेगुंडी थी। बाद में राजधानी विजयनगर बनाई गई। विजयनगर आज की डेट में, विजयनगर जो क्षेत्र है ना, उसे आज की डेट में आप हम्पी के नाम से जानते हैं। आधुनिक हम्पी को ही पहले विजयनगर बोला जाता था, जो राजधानी हुआ करती थी इस साम्राज्य की। हम्पी कर्नाटक में पड़ता है। इसी का प्राचीन नाम, या जब ये इतिहास चल रहा था तो उस समय इसका नाम विजयनगर था। ठीक है, विजयनगर समझ में आ रहा नाम से ही, जीत का शहर। अब यहाँ पे देखिए होयसेल वंश है। ये विजयनगर साम्राज्य है यहाँ पे, और ये होयसेल वंश है। ये दोनों पैरेलल में ही है, देख लीजिए। होयसेल शासक उस समय जो थे वीर बल्लाल तृतीय, इनकी हो जाती है मृत्यु। 1343 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती ऐसे है, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर मदुरा का सुल्तान था। मदुरा के सुल्तान यहाँ पर रूल कर रहे थे, जो पहले मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नियुक्त किए गए सूबेदार थे। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया।
तो मदुरा के सुल्तान वो कहलाए ना। तो मदुरा के सुल्तान और होयसल शासक वीर बल्लाल तृतीय के बीच में युद्ध हुआ 1343 ईस्वी में। इस युद्ध में वीर बल्लाल तृतीय की मृत्यु हो जाती है। इसी का लाभ उठाकर हरिहर प्रथम इस होयसल साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो ऑटोमेटिक इनका विजयनगर साम्राज्य जो है बढ़ जाएगा। तो देखिए मैप देखिए अब ध्यान से, पहले छोटा था, अब विजयनगर साम्राज्य जो है ये बढ़ गया। अब विजयनगर साम्राज्य बढ़ गया क्यों? क्योंकि होयसल का जो साम्राज्य था वो भी हरिहर प्रथम के द्वारा विजयनगर में मिला लिया गया। और हरिहर प्रथम के टाइम पीरियड पर बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हो गई। 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हो गई। ये एक मुस्लिम साम्राज्य था, जबकि विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था। धर्म को लेकर भी दोनों के बीच में विवाद बना रहा, लड़ाई झगड़ा होता रहा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा की गई, जो गद्दी पर बैठा किस नाम से? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। अब देखिए, अब विजयनगर तो है, इसके अलावा दिल्ली सल्तनत से ये भी स्वतंत्र हो गया, बहमनी साम्राज्य भी स्वतंत्र हो गया। उत्तर में बहमनी साम्राज्य है, दक्षिण में विजयनगर है। ठीक है। और 1356 ईस्वी में हरिहर प्रथम की मृत्यु हो जाती है। 1356 में हरिहर प्रथम की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद इन्हीं का भाई बुक्का राय प्रथम गद्दी पर बैठता है। तो आपको समझ में आ गया हरिहर प्रथम के बारे में सारी बातें। सबसे पहले तो गद्दी पर ये बैठे, इन्होंने अपनी 7 वर्षों तक राजधानी एनेगुंडी को बनाकर रखा। किसको बनाकर रखा? एनेगुंडी को बनाकर रखा। उसके बाद इन्होंने राजधानी विजयनगर किया। लगभग 1343 ईस्वी के आसपास इन्होंने अपनी राजधानी विजयनगर स्थापित की। विजयनगर को आज आप हम्पी के नाम से जानते हैं, जो केरल राज्य में जगह पड़ती है। इस हम्पी जगह पर आप जाएंगे तो अभी भी विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिलते हैं, जो किले हैं, जो मंदिर स्थापित किए गए हैं कृष्णदेवराय के द्वारा, वो सभी अवशेष अभी भी बाकी हैं। ठीक है। और हरिहर प्रथम के ही टाइम पीरियड पर बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हो गई थी 1347 ईस्वी में। बस इतना ही तो आपको याद करना है। इसके बाद आते हैं बुक्का राय प्रथम। बुक्का राय प्रथम 1356 में गद्दी पर बैठते हैं और 1377 तक गद्दी में बैठे रहते हैं। तो दूसरे शासक हैं बुक्का राय प्रथम। हालांकि स्थापना दोनों ने ही एक साथ की थी। कई इतिहासकार बताते हैं कि दोनों एक ही साथ एक दरबार में अलग अलग कुर्सी पर बैठा करते थे। दोनों एक साथ बैठा करते थे अलग अलग सिंहासन पे। तो 1336 से 1356 में इसके भाई की चली, और 1356 में जब मृत्यु हो जाती है हरिहर प्रथम की, तो बुक्का राय मुख्य शासक बन जाते हैं। 1377 तक इनका टाइम पीरियड चलेगा। वेद मार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि बुक्का प्रथम ने ही ग्रहण की थी। बहुत महत्वपूर्ण घटना है। वेद मार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि ग्रहण करने वाले शासक बुक्का प्रथम हैं। और इनके टाइम पीरियड पर ये मैप देखिए ना कितना फैल गया था। इतने टाइम पीरियड पर ये मैप कितना फैल गया था। लास्ट तक 1977 तक 1377 तक इनका जो टाइम पीरियड 1377 तक चला, लास्ट तक इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत फैला लिया था। ठीक है। और 1367 ईस्वी में बुक्का प्रथम और बहमनी शासक जो मोहम्मद शाह प्रथम था, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। रायचूर दोआब में एक किला पड़ता है, मुदगल का किला। इसी किले पर युद्ध होता है। और हालांकि इस युद्ध का कुछ खास निर्णय तो नहीं निकला, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया। बारूद का प्रयोग पहली बार इसी युद्ध में किया गया भारत के अंदर। हालांकि छोटे लेवल पर ही था, लेकिन बारूद का प्रयोग किया गया। परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले बारूद का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया, तो ऑप्शन में मोहम्मद शाह प्रथम नहीं आता है, तो बाबर केवल आता है। बाबर और दूसरे कई ऑप्शन आते हैं, तो वहाँ पर राइट आंसर तो बाबर ही हो जाएगा, क्योंकि बाबर ने बड़े पैमाने पर ये प्रयोग किया था बारूद का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, ऑप्शन में अगर मोहम्मद शाह प्रथम होगा तो मोहम्मद शाह प्रथम को आप लगाएंगे,
तब बाबर को नहीं लगाएंगे। अगर मोहम्मद शाह प्रथम नहीं है ऑप्शन में तब बाबर को आप लगा दीजिए। ठीक है। इस युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ। रायचूर दोआब को लेकर ये युद्ध लड़ा गया था। बुक्का प्रथम के एक पुत्र थे जिनका नाम था कंपन। कंपन को इन्होंने मदुरा की ओर भेजा। दक्षिण में यहाँ पर मदुरा वाला जो क्षेत्र है, मदुरा पर भेजा हमला करने के लिए, मदुरा के सुल्तान पर। तो मदुरा के सुल्तान पर हमला तो किया कंपन ने। कब किया? 1377 के आसपास की घटना मैं बता रहा हूँ आपको, जब बुक्का प्रथम का लास्ट टाइम चल रहा था। तो कंपन ने मदुरा पर हमला किया और मदुरा को विजयनगर में मिला लिया। मदुरा को विजयनगर में मिला लिया, अर्थात मदुरा के सुल्तानों को समाप्त कर दिया। तो ये इनकी जीत थी, जो कंपन की जीत थी, तो उनकी जीत का वर्णन उन्हीं की पत्नी के द्वारा किया गया। उनकी पत्नी का नाम गंगा देवी है। गंगा देवी ने एक रचना की है, एक पुस्तक लिखी, मदुरा विजयम। उस पुस्तक में कंपन की जो मदुरा पर विजय हुई थी वो पूरी गाथा लिखी है, पूरी प्रशंसा वाली गाथा लिखी है। ये पुस्तक है गंगा देवी के द्वारा, ठीक है, मदुरा विजयम। इसे गंगा देवी के द्वारा रचित किया गया है, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा बुक्का प्रथम ने चीन में भी एक दूत मंडल भेजा था। अपना एक दूत मंडल चीन में भी भेजा था। किसने? बुक्का प्रथम ने। तो कई ऐसे अभिलेख मिले हैं जिसमें बुक्का प्रथम को पूर्वी सागर का स्वामी, पश्चिमी सागर का स्वामी और दक्षिणी सागर का स्वामी कहा गया है, क्योंकि इनका साम्राज्य लगभग देखिए दक्षिण में फैल गया था। तो इनके साम्राज्य के पूरब में भी सागर है, ठीक है, भले ये बंगाल खाड़ी एक सागर है, और इनके साम्राज्य के पश्चिम में भी सागर है, अरब सागर, और इनके साम्राज्य के दक्षिण में भी हिंद महासागर है। तो इसी कारण से कई अभिलेखों में पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी बुक्का प्रथम को कहा गया है। हालांकि दक्षिण में कुछ क्षेत्र था जो ये जीत नहीं पाए थे, वो थोड़ा बहुत ही बचा था, वो आगे चलकर जीत लिया जाएगा। हरिहर द्वितीय उसके बाद शासक बनते हैं। यहाँ पर देखिए हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठे रहते हैं। महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि ग्रहण करने वाले विजयनगर साम्राज्य के पहले शासक कौन हैं? हरिहर द्वितीय ही हैं। हरिहर सेकंड वो पहले विजयनगर के शासक हैं जिन्होंने महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण करने वाले विजयनगर साम्राज्य के पहले शासक का नाम बताइए, तो हरिहर द्वितीय हैं। इन सभी के नाम आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। पहले हरिहर प्रथम, बुक्का राय प्रथम, फिर हरिहर द्वितीय हैं 1377 से 1404 ईस्वी तक। ये शिव भगवान के उपासक थे, या कहा जाए विरूपाक्ष के ये उपासक थे। वेदों पर जिन्होंने टीका लिखा है, जिनका नाम सायण, जिनका टोटल पूरा नाम है सायणाचार्य, इन्हें शॉर्ट में सायण कहा जाता है। जो विद्यारण्य थे ना, उन्हीं के ये भाई हैं, विद्यारण्य के ही ये भाई हैं। ये मुख्यमंत्री थे हरिहर द्वितीय के। वेदों पर जिन्होंने टीका लिखा है, अर्थात कमेंट लिखा है, मतलब एक तरीके से जाए ना, किसी कोई पुस्तक है उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया, अब उसके बारे में रिव्यू लिख रहे हैं या उनके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं, तो वही वेदों पर टीका लिखने का काम सायणाचार्य या सायण ने किया था। ये मुख्यमंत्री थे हरिहर द्वितीय के। और 1377 ईस्वी में ही जब ये गद्दी पर बैठे, इन्होंने बहमनी साम्राज्य से गोवा छीन लिया और बेलगाम क्षेत्र छीन लिया। गोवा और बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है। बेलगाम और गोवा को बहमनी साम्राज्य से 1377 ईस्वी में हरिहर द्वितीय ने छीना था, याद रख लीजिए। हालांकि बहमनी साम्राज्य का उस समय जो शासक था वो बहुत ही कमज़ोर शासक था। मुजाहिद शाह था उस समय शासक। 1375 से 1378 तक रहता वो शासक। उसके बारे में भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखिए 1377 से बहमनी साम्राज्य से गोवा और बेलगाम छीन लिया था हरिहर द्वितीय ने।
लेकिन फिरोज शाह से ये जीत नहीं पाए थे। फिरोज शाह ने हरिहर द्वितीय को हराया था और रायचूर दोआब छीन लिया था। जो बहमनी साम्राज्य है, सबसे ताकतवर जो शासक है फिरोज शाह माना जाता है। फिरोज शाह का जो टाइम पीरियड है ये महत्वपूर्ण है। जब मैं आपको बहमनी साम्राज्य पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में डिटेल में तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, लेकिन फ़िलहाल ये आपकी इसका टाइम पीरियड देख लीजिए। 1397 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहता है। तो फिरोज शाह ने हरा दिया था हरिहर द्वितीय को और रायचूर दोआब जो था वो छीन लिया था। इसके बाद गद्दी पर बैठते हैं देवराय प्रथम। इससे पहले दो शासक और आ गए थे, ये दोनों हरिहर द्वितीय के बेटे थे। हालांकि हरिहर द्वितीय के बेटे देवराय प्रथम भी थे। ये तीनों ही हरिहर द्वितीय के बेटे थे, लेकिन ये दो शासक बहुत कमज़ोर थे, इनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ना है देवराय प्रथम के बारे में। तो देवराय प्रथम से पहले 2 वर्षों तक दो भाइयों ने मिलकर अलग अलग टाइम पीरियड पर राज किया था, विरूपाक्ष और बुक्का राय द्वितीय। ठीक है, तो ये दोनों जो विरूपाक्ष और बुक्का राय हैं ये भाई थे देवराय प्रथम के, और तीनों के पिता का नाम क्या है? हरिहर द्वितीय। इसके पहले आपने हरिहर द्वितीय के बारे में पढ़ा। 1377 ईस्वी से लेकर 1404 ईस्वी तक जिन्होंने रूल किया था। देवराय प्रथम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये लेनी है कि इटली का एक यात्री था जिसका नाम निकोलो डी कोंटी था। वो विजयनगर की यात्रा पर आया था 1422 ईस्वी में। निकोलो डी कोंटी जो कि इटली का यात्री था, विजयनगर आया था। उस समय शासक देवराय प्रथम थे, जिनका टाइम पीरियड 1406 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक है, याद रख लीजिए। देवराय प्रथम पहले शासक हैं इस विजयनगर साम्राज्य के जिन्होंने नदी पर नहर और बांध का निर्माण करवाया था सिंचाई व्यवस्था के लिए। अपने राज्य में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था करने के लिए नदी पर नहर और बांध बनवाया था। बांध बनवा के नहरें निकलवाई थी। सबसे पहले तो तुंगभद्रा नदी पर इन्होंने नहर और बांध का निर्माण करवाया, और एक और नदी पर करवाया था, हरिद्रा नदी, तेलंगाना में बहती है हरिद्रा नदी। इस पर भी बांध और नहर का निर्माण करवाया। देवराय प्रथम वो पहले शासक हैं इस विजयनगर साम्राज्य के जिन्होंने पहली बार मुस्लिम सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती किया। इन्होंने क्या किया? 1000 मुस्लिम सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती किया। ऐसा करने वाले ये पहले शासक हैं, इस वंश के ये पहले शासक हैं, या पूरे विजयनगर साम्राज्य के ये पहले शासक हैं। और देवराय प्रथम के दरबार में एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहा करते थे जिनका नाम है श्रीनाथ। तेलुगु भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध ये कवि हैं श्रीनाथ। ये देवराय प्रथम के दरबार में रहते थे। श्रीनाथ ने एक पुस्तक लिखी है, एक इनकी रचना है हर विलास। हर विलास ये रचना किसकी है? श्रीनाथ की। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था फिरोज शाह जो कि बहमनी साम्राज्य का सबसे ताकतवर शासक माना जाता है। 1397 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक जो गद्दी पर रहता है, जिसने हरिहर द्वितीय को पहले से ही हरा दिया था और इसी ने देवराय प्रथम को भी हरा दिया। फिरोज शाह ने देवराय प्रथम को भी हराया। दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम है सोनार की बेटी का युद्ध। सोनार की बेटी का युद्ध। युद्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी भी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। रायचूर दोआब में एक सोनार की लड़की थी, बहुत ही सुंदर थी। उस पर देवराय प्रथम का दिल आ गया था, तो देवराय प्रथम उससे शादी का प्रस्ताव लेकर गया, लेकिन उस लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया। तो देवराय प्रथम को गुस्सा आया, तो वहाँ पर बहुत नुकसान कर दिया। देवराय प्रथम ने आक्रमण करवा के कई लोगों की जानें भी चली गई। जब ये जानकारी फिरोज शाह को पता लगती है, क्योंकि रायचूर दोआब बहमनियों के अधीन था, फिरोज शाह के अधीन था, क्योंकि फिरोज शाह ने हरिहर द्वितीय से रायचूर दोआब तो छीन ही लिया था। तो फिरोज शाह को जब ये बात पता लगती है तो वो जो है विजयनगर पर आक्रमण कर देते हैं। विजयनगर पर आक्रमण कर देते हैं और देवराय प्रथम को हरा देते हैं, और दोनों के बीच में संधि होती है।
तो देवराय प्रथम को अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह से करना पड़ता है। पुत्री का विवाह फिरोज शाह से करना पड़ता है और दहेज में बांकापुर देना पड़ता है। बांकापुर तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे सोना चांदी जेवरात सब देने पड़े थे, हाथी सब देने पड़े थे। ठीक है, तो बहुत ही एक तरीके से बेइज्जती हुई थी देवराय प्रथम की और नुकसान भी बहुत भारी हुआ था इस सोनार की लड़की को लेकर। तो देवराय प्रथम के बारे में इतनी बातें आप याद रख लीजिए। इसके बाद आते हैं देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय 1424 से 1446 ईस्वी तक। इस बीच दो शासक और आए थे, रामचंद्र राय और वीर विजय बुक्का राय। इनके बारे में नहीं पढ़ना आपको, और ये पहले से दो आपने नहीं पढ़े हैं। तो अब आते हैं देवराय द्वितीय। 1424 से लेकर 1446 ईस्वी तक देवराय द्वितीय गद्दी पर रहते हैं। और इस संगम वंश में, ये जो टोटल संगम वंश आपने पढ़ा ना, इसमें सबसे ताकतवर, सबसे महान, सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक आपसे पूछा जाएगा तो देवराय द्वितीय हैं। याद रखिए, संगम वंश की मैं बात कर रहा हूँ, विजयनगर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर पूरे चारों वंशों में अगर आप तुलना करेंगे, अर्थात पूरे विजयनगर में सबसे ताकतवर शासक की बात करेंगे, तो वो कृष्ण देवराय होंगे। जो तीसरा वंश आएगा तुल्लु वंश, उसमें आएंगे कृष्ण देवराय। फिलहाल देवराय द्वितीय के बारे में पढ़ना है। इन्हें की उपाधियां हैं दो महत्वपूर्ण। एक उपाधि बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जाती है, गज बेटकर। गज मतलब हाथी, हाथियों का शिकार करने वाला। तो गज बेटकर की उपाधि देवराय द्वितीय के पास थी। इसके अलावा इमाड़ी देवराय मतलब महान देवराय, महान देवराय इसका मतलब होता है। इमाड़ी देवराय की उपाधि भी देवराय द्वितीय ने ग्रहण की थी। आम जनता जो थी ना, इसको इंद्र का अवतार मानती थी, भगवान का दर्जा देती थी। आम तौर पर जो जनता थी, आम जनता, इसके दरबार के आसपास जो जनता इसके साम्राज्य में थी, वो देवराय द्वितीय को इंद्र का अवतार मानती थी। और देवराय प्रथम जो इससे पहले आपने पढ़ा, उसके दरबार में तो जो है कौन आया था, निकोलो डी कोंटी आया था, इटली का यात्री। देवराय द्वितीय के ही दरबार में एक यात्री आया था, एक फारसी यात्री था, ये अब्दुल रज्जाक। याद कर लीजिए, अब्दुल रज्जाक। इसको भेजा किसने था, ईरान के एक शासक थे उस समय, मिर्ज़ा शाहरुख। मिर्ज़ा शाहरुख ने अपना एम्बेसडर, अपना दूत बनाकर इसे विजयनगर में भेजा था, अब्दुल रज्जाक को। याद हो जाएगा ना। और देवराय द्वितीय के दरबार में इसने अपने टाइम पीरियड पर दो बड़े कवियों के बीच में युद्ध करवाया, मतलब लड़ाई झगड़े वाला युद्ध नहीं, शास्त्रार्थ युद्ध करवाया, कंपटीशन करवाया। इससे पहले जो श्रीनाथ कवि के बारे में मैंने आपको बताया, और एक थे कवि दिंदिमा। कवि दिंदिमा भी, जो कवि दिंदिमा थे ना, ये देवराय द्वितीय के दरबारी कवि थे। तो श्रीनाथ जिन्होंने हरविलास की रचना की है, श्रीनाथ और दिंदिमा के बीच में शास्त्रीय मुकाबला करवाया जाता है, और इस शास्त्रीय मुकाबले में जीत हो जाती है श्रीनाथ की। तो इस कारण से देवराय द्वितीय श्रीनाथ को एक उपाधि देता है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सार्वभौम। सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया गया। देवराय द्वितीय के द्वारा ये उपाधि श्रीनाथ को दी गई थी, कवि श्रीनाथ को दी गई थी। और इसके अलावा बारिश कर दी थी, सोने चांदी की सिक्कों की बारिश कर दी थी देवराय द्वितीय ने इन कवि के ऊपर। ठीक है। और लगभग 2000 तुर्की धनुधरों को अपनी सेना में भर्ती किया था देवराय द्वितीय ने। देवराय प्रथम ने क्या किया था, 1000 मुस्लिम सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती किया था। देवराय द्वितीय ने क्या किया, तुर्की जो धनुष चलाने वाले वीर थे, उनमें 2000 तुर्की धनुधरों की भर्ती सेना में की गई थी। गजपति वंश की स्थापना हुई थी इनके टाइम पीरियड पर 1434 ईस्वी में। किसके द्वारा, कपिलेंद्र देव के द्वारा। ये देख लीजिए, जो मैप में देख लीजिए, ये वाला उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर गजपति साम्राज्य की स्थापना हुई। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहमनी भी इनको परेशान करेंगे विजयनगर को, और आगे चलकर ये गजपति भी विजयनगर को परेशान करने वाले हैं।
तो गजपति वंश की स्थापना 1434 ईस्वी में हुई थी कपिलेंद्र देव के द्वारा। कपिलेंद्र देव संस्थापक हैं। तो देवराय द्वितीय के बारे में इतनी बातें आप महत्वपूर्ण याद कर लीजिए। उसके बाद शासक आते हैं मल्लिकार्जुन। 1446 से 1465 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहते हैं। ये देवराय द्वितीय के बड़े पुत्र थे। इससे पहले जो आपने देवराय द्वितीय के बारे में पढ़ा उनके बड़े बेटे थे। इनके बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी आपको नहीं चाहिए। इनके टाइम पीरियड पर उड़ीसा और बहमनी राज्यों ने विजयनगर पर आक्रमण किए थे, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। बस ये याद रख लीजिए, मल्लिकार्जुन देवराय द्वितीय के बड़े पुत्र थे। और 1465 में विरूपाक्ष गद्दी पर बैठते हैं, विरूपाक्ष राय द्वितीय, और 1485 तक ये गद्दी पर रहते हैं। मल्लिकार्जुन के भतीजे थे ये। मल्लिकार्जुन जो थे ना, इनके भतीजे थे ये, इनके भतीजे थे। इनके टाइम पीरियड पर बहमनी शासक जो थे वो मोहम्मद शाह तृतीय था। और मोहम्मद शाह तृतीय का एक वजीर था जिसका नाम है महमूद गवां। महमूद गवां बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रमुख एक वजीर था, या कहा जाए प्रधानमंत्री था बहमनियों का। बहमनी साम्राज्य में जितने भी शासक हैं उन शासकों में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो महमूद गवां है। मतलब कहने का भाव यह है कि बहमनी साम्राज्य में जो शासक हैं ना वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उनका वजीर था महमूद गवां, क्योंकि पूरे बहमनी साम्राज्य को अपनी चरम सीमा पर पहुंचाने वाला महमूद गवां ही था। ठीक है। हालांकि मोहम्मद शाह तृतीय के द्वारा ही इसको 1481 में मृत्युदंड दे दिया जाता है। इसके दरबार में कुछ लोग जो इसे जलते थे, इसके खिलाफ षड्यंत्र रचाया, महमूद गवां को फांसी दे दी गई मोहम्मद शाह तृतीय के द्वारा। फिलहाल ये बहमनी साम्राज्य जब पढ़ते हैं उसमें चर्चा का विषय है। ये जानिए कि बहमनी शासक मोहम्मद शाह तृतीय ने अपने वजीर महमूद गवां को विजयनगर युद्ध के लिए भेजा था, और महमूद गवां ने कोंकण तट पर अधिकार कर लिया था। कोंकण तट जो था, ये जो कोंकण तट था इसके अंदर गोवा भी आता था। ये चोल बंदरगाह जो है ये भी महाराष्ट्र में है, दाबुल बंदरगाह ये भी महाराष्ट्र में है। इन सब पर अधिकार कर लिया, और जो रायचूर दोआब वाला क्षेत्र था वो पूरी तरीके से छीन लिया था। ठीक है। देखिए ये पहले मैप ऐसा था, अब मैप देखिए ये वाला क्षेत्र कितना छीन लिया गया है। ठीक है। वैसे ही गजपतियों के द्वारा भी आक्रमण होगा। जो गजपति शासक उस समय थे पुरुषोत्तम थे। पुरुषोत्तम ने तिरुवन्नमलई, ये आंध्र प्रदेश में जगह पड़ती है, तिरुवन्नमलई पर आक्रमण किया और अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया। तो इधर से भी ये साम्राज्य सिकुड़ गया था, इधर से भी ये साम्राज्य सिकुड़ गया था। तो बहमनियों से भी हार गए और जो है पुरुषोत्तम जो गजपति थे उनसे भी हार गए। इसलिए इनके साम्राज्य में अराजकता की स्थिति आ गई, लोग विरोध करने लग गए इनका। इसी का लाभ उठाकर विरूपाक्ष के बेटे प्रौढ़देव, जिनका नाम था प्रौढ़देव, उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी। विरूपाक्ष के ही बेटे थे प्रौढ़देव। प्रौढ़देव ने अपने पिता की हत्या कर दी विरूपाक्ष की। और प्रौढ़देव जो है ना गद्दी पर बैठ पाते उससे पहले ही इनसे साम्राज्य छीन लिया गया, उन्हीं के कमांडर सालुव नरसिंह ने उनसे साम्राज्य छीन लिया, बलपूर्वक साम्राज्य छीन लिया। इसलिए ये घटना जो है ना प्रथम बलापहार कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रथम बलापहार कहलाती है, बलापहार कहलाती है। तो इसी कारण से कई इतिहासकार बताते हैं कि संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष राय हैं। ठीक है। और कई बताते हैं कि प्रौढ़देव हैं। बताऊं मैं, प्रौढ़देव ने जब अपने पिता विरूपाक्ष की हत्या की थी वो गद्दी पर बैठ ही नहीं पाए थे, उनसे पहले ही गद्दी पर वो अपने आप को शासक घोषित कर पाते, उससे पहले ही सालू नरसिंह ने उनकी हत्या करके उनसे साम्राज्य छीन लिया था। तो इसी कारण से विरूपाक्ष द्वितीय को ज़्यादातर आप देखेंगे कि यह अंतिम शासक हैं। तो आपका ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो गया होगा। विरूपाक्ष जो हैं ये अंतिम शासक हैं संगम वंश के, या प्रौढ़देव अंतिम ये हैं, आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। ऑप्शन में अगर विरूपाक्ष आए तो विरूपाक्ष लगा दीजिए, प्रौढ़देव आए तो प्रौढ़देव लगा दीजिए, दोनों एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आएगा।
दोनों एक साथ आएगा तो प्रौढ़देव आप लगा दीजिएगा। प्रौढ़देव आता ही नहीं, ठीक है। ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन हम देंगे प्रौढ़देव बहुत कम ऐसा हुआ कि प्रौढ़देव ऑप्शन में आए, विरूपाक्ष ही आता है। अगर प्रौढ़देव भी आया, विरूपाक्ष भी आया, तो अंतिम शासक आप प्रौढ़देव को ही मानेंगे। अब इसके बाद वंश आता है साल्लु वंश। साल्लु नरसिंह ने इसकी स्थापना की, प्रौढ़देव से साम्राज्य छीन लिया, ठीक है, प्रौढ़देव से साम्राज्य छीन लिया। तो साल्लु वंश का टाइम पीरियड बहुत ही छोटा है, 1485 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक, मात्र 20 वर्ष तक साल्लु वंश रहा। साल्लु वंश की स्थापना किसके द्वारा? साल्लु नरसिंह के द्वारा की गई। 1485 से लेकर 1491 तक ये शासक बने रहे। इनके दो बेटे थे, थिम्मा भूपाला और नरसिम्हा राय द्वितीय। इनको ज़्यादातर इम्माडी नरसिम्हा राय के नाम से जाना जाता है, इम्माडी नरसिम्हा राय के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब इनकी मृत्यु होने वाली थी ना, तो इनके दोनों बेटे अल्पवयस्क थे। ये दोनों ही बेटे क्या थे? अल्पवयस्क थे, अल्पवयस्क थे। इसी कारण से साल्लु नरसिंह ने तुल्लु नरसा नायक, जो इनका मुख्य सेनापति हुआ करता था, साल्लु नरसिंह का मुख्य सेनापति हुआ करता था ये तुल्लु नरसा नायक। नरसा नायक किसका सेनापति हुआ करता था? साल्लु नरसिंह का। तो साल्लु नरसिंह के बहुत करीब था ये नरसा नायक। इसी कारण से नरसा नायक को अपने बेटों का संरक्षक बना दिया, अपने बेटों का क्या बना दिया? संरक्षक बना दिया। लेकिन थिम्मा भूपाला की जल्दी ही हत्या कर दी जाती है। ये बड़ा बेटा था, पहले साल्लु नरसिंह की मृत्यु के बाद यही गद्दी पर बैठा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही इसकी हत्या कर दी जाती है। जब इसकी हत्या कर दी जाती है तो गद्दी पर इम्माडी नरसिम्हा राय बैठ जाते हैं, इम्माडी नरसिम्हा राय गद्दी पर बैठ जाते हैं। और संरक्षक कौन है? तुल्लु नरसा नायक। तो मैं आपको बताऊं, 1491 से लेकर 1503 ईस्वी तक ये नरसा नायक जिंदा थे ना, तो नाम मात्र के ही इम्माडी नरसिम्हा राय शासक थे। सारी शक्ति किसके पास थी? तुल्लु नरसा नायक के पास थी। जो ही 1503 ईस्वी में तुल्लु नरसा नायक की मृत्यु हो जाती है, तो इनका बेटा जो था ना, वीर नरसिम्हा राय, तुल्लु नरसा नायक का जो बेटा था, इस नरसा नायक का बेटा था वीर नरसिम्हा राय, ये कहता है कि मैं शासक हूँगा, मैं शासक हूँ। जबकि इम्माडी नरसिम्हा राय तब तक बड़े हो गए होते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, वास्तविक शासक मैं हूँ। तो 1503 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठे रहते हैं इम्माडी नरसिम्हा राय। हालांकि संघर्ष बीच में चलता रहता है और अंत में 1505 ईस्वी में वीर नरसिम्हा राय ने इम्माडी नरसिम्हा राय की हत्या कर दी, इम्माडी नरसिम्हा राय की हत्या कर दी। अब वीर नरसिम्हा राय ही वो शासक बनेगा जो तुल्लु वंश की स्थापना करेगा। 1505 में तुल्लु वंश की स्थापना करने वाला है। तो साल्लु वंश बहुत ही छोटा है, इसके बारे में बस आपको यही जानना है कि किस प्रकार से साल्लु वंश समाप्त हुआ। मुख्य तौर पर शुरुआत साल्लु नरसिंह के द्वारा की गई। जिस प्रकार से इसने शुरुआत की थी साल्लु वंश की, उसी प्रकार साल्लु वंश समाप्त भी हो गया। टिट फॉर टैट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। साल्लु नरसिम्हा राय के जो दोनों बेटे थे छोटी उम्र के थे, इसलिए नरसा नायक संरक्षक बना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, संरक्षक बना। लेकिन जब ये संरक्षक बना, थिम्मा भूपाला की जल्दी ही हत्या कर दी जाती है और इसके बाद इम्माडी नरसिम्हा राय शासक बनता है। नाम मात्र का ही शासक रहता है, क्योंकि 1491 से 1503 तक यही गद्दी पर बैठा रहता है। उसके बाद नरसा नायक का जो बेटा था वीर नरसिम्हा राय, ये अपने आप को शासक कहलवाना पसंद करता है, कहता है कि मैं हूँ वास्तविक शासक, तुम तो नाम मात्र के ही हो। लेकिन 1503 से लेकर 1505 में इतिहास में जानकारी मिलती है कि यही शासक बना रहा था। हालांकि दोनों में विवाद चलता रहता है और 1505 में वीर नरसिम्हा राय इसकी हत्या करके एक नए वंश की शुरुआत करता है, तुल्लु वंश। किसकी? तुल्लु वंश। अब 1485 से 1505 के बीच में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी बहमनियों के साथ, वो याद कर लीजिए, ठीक है। ये बहमनी साम्राज्य जो पहले 1347 ईस्वी
में स्थापित हुआ था ना, वो 1590 के आसपास टूटना शुरू हो जाता है। ये 5 भागों में बांट गया था, 5 भागों में टूट गया था। बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट गया था। इसके 3 भाग तो सालू वंश के ही टाइम पीरियड पर हो गए थे। बरार देख रहे हैं 1490 में अलग हो गया था, अहमदनगर 1490 में अलग हो गया था, और बीजापुर 1489-90 के आसपास ये भी अलग हो गया था। ये 3 टुकड़े हो गए थे। अब बहमनी बचे थे, ये बीदर और गोलकुंडा वाला जो क्षेत्र था ये बचे थे। लेकिन 1518 में गोलकुंडा भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देगा और बीदर में नाम मात्र के ही बहमनी शासक रह जाएंगे। और 1527 में जब बहमनी के आखिरी शासक कलीमुल्ला की मृत्यु होती है, उसके बाद बीदर भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। तो 1527 तक बहमनी 5 भागों में पूरी तरीके से बट जाता है। कहने का भाव यह है कि बहमनी के टुकड़े होना शुरू सालू वंश के ही टाइम पीरियड पर हो गए थे। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है, क्योंकि हालिया पढ़ना तो आपको बहमनी भी है, तो दोनों को कोरिलेट करके आप पढ़िए तो अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं तुल्लु वंश की। तुल्लु वंश की बात करेंगे हम। तुल्लु वंश का टाइम पीरियड 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक रहता है। वीर नरसिंह के द्वारा तुल्लु वंश की स्थापना की गई थी और सदाशिव राय इस वंश के अंतिम शासक होंगे। अभी कृष्ण देव राय के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, वो तुल्लु वंश से ही संबंधित थे। वीर नरसिंह के छोटे भाई ही थे वो कृष्ण देव राय। तो तुल्लु वंश बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे विजयनगर साम्राज्य में। और तुल्लु वंश में जो कृष्ण देव राय का नाम आएगा वही टॉपिक आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए तुल्लु वंश की हम शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि आप जान गए हैं कि वीर नरसिंह के द्वारा इमाड़ी नरसिंह की हत्या करने के बाद तुल्लु वंश की स्थापना हुई है, इसलिए इस घटना को द्वितीय बलापहार कहा जाएगा। अब तुल्लु वंश में किसके किसके बारे में पढ़ना है? सबसे पहले तो वीर नरसिंह के बारे में आपको पढ़ना है, जिन्होंने तुल्लु वंश की स्थापना की है। 1505 में स्थापना की थी। हालांकि 1503 से लेकर 1505 का जो टाइम पीरियड है ना, वो विवादित है कि उसमें वीर नरसिंह जो शासक थे या इमाड़ी नरसिंह शासक थे। इतिहासकार ज़्यादातर का मानते हैं कि इमाड़ी नरसिंह शासक थे और वीर नरसिंह 1503 से 1505 के बीच में स्ट्रगल करते थे। ठीक है, कुछ भी हो, बस ये जानिए 1505 में इन्होंने इमाड़ी नरसिंह की हत्या करने के बाद तुल्लु वंश की स्थापना की। 1509 तक इनका शासन रहेगा और 1509 के बाद इनके छोटे भाई कृष्ण देव राय गद्दी पर बैठेंगे। कृष्ण देव राय बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण देव राय सबसे महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। और कृष्ण देव राय के जो बेटे थे सदाशिव राय, ये अल्पवयस्क थे, उस समय बहुत छोटी आयु के थे। इसलिए इन्होंने कृष्ण देव राय ने अपने चचेरे भाई अच्युत देव राय को गद्दी पर बैठाया। अच्युत देव राय की मृत्यु के बाद, अच्युत देव राय का टाइम पीरियड 1529 से 1542 तक रहता है। अच्युत देव राय की मृत्यु के बाद इनका बेटा, जो अच्युत देव राय का बेटा है वेंकट प्रथम, ये गद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन नाम मात्र का ही बैठता है, क्योंकि गद्दी इससे छीनकर सदाशिव राय को दे दी जाती है। सदाशिव राय कृष्ण देव राय के पुत्र थे, जो कि अब बड़े हो चुके थे। और गद्दी ये खुद नहीं हासिल करते हैं, गद्दी हासिल करने में इनकी हेल्प किसने की थी? राम राय ने हेल्प की थी। राम राय क्या थे? कृष्ण देव राय के दामाद थे। ये कृष्ण देव राय के दामाद थे, तो इसलिए राम राय ने सदाशिव राय को गद्दी पर बैठाया था, राम राय की सहायता से। तो सदाशिव राय 1542 से नाम मात्र तो शासन ये करते ही हैं 1565 तक, लेकिन 1565 में युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध, जिसमें राम राय की हत्या कर दी जाती है। जब सदाशिव राय गद्दी पर बैठते हैं ना 1542 में, वास्तविक जो शासक होते हैं राम राय ही होते हैं। राम राय 1542 से 1565 में
1542 से 1565 तक सदाशिव राय को गद्दी पर बैठा के वास्तविक शासक राम राय होते हैं। लेकिन तालीकोटा का युद्ध होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तालीकोटा के युद्ध में राम राय की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद सदाशिव राय को लेकर तिरुमल चला जाता है कहीं और, ठीक है। और तिरुमल राम राय का भाई था। तिरुमल सदाशिव को 1565 से 1570 तक शासक बनाकर रखता है, लेकिन उसके बाद सदाशिव की हत्या करके तिरुमल खुद शासन संभालने लग जाता है, एक नया वंश शुरू कर देता है, आरवीडू वंश। तो ये कहानी है। अब इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। ये ओवरव्यू आपने फैमिली स्ट्रक्चर समझ लिया, अब इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। अब तक क्या हुआ, 1505 से 1565 ईस्वी के बीच में जो तुल्लु वंश है, इस दौरान बहमनी 5 भागों में बट गया था। ये थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। 5 भागों में बट गया था। और जो 1565 का जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था ना, इसमें यही जो इसमें से जो बहमनी 5 भागों में बटा है ना, तो 4 अर्थात बरार को छोड़कर बाकी जो 4 संघ हैं वो मिल गए थे आपस में और विजयनगर पर हमला कर दिया था। मतलब बहमनी के 5 टुकड़े हुए थे ना, जो बरार है, अहमदनगर है, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, तो बरार को छोड़कर बाकी जो 4 राज्य हैं इन्होंने मिलकर एक संघ बनाया और जाकर विजयनगर पर हमला कर दिया। 1565 का तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। वो तो दूर की बात है, पहले शुरू से पढ़ते हैं वीर नरसिंह के बारे में। वीर नरसिंह के बारे में, तो वीर नरसिंह के बारे में देखिए, ये तुल्लु वंश के संस्थापक हैं। 1505 ईस्वी में इन्होंने तुल्लु वंश की स्थापना की थी। इन्होंने भुजबल की उपाधि ग्रहण की थी। भुजबल की उपाधि, जिनकी भुजाओं में बहुत ताकत हो, तो वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि ग्रहण की थी और ये तुल्लु वंश के संस्थापक हैं। बस इतना ही इनके बारे में याद रख लीजिए। इसके बाद गद्दी पर बैठते हैं इनके छोटे भाई कृष्णदेवराय। ये देख लीजिए तस्वीर, कृष्णदेवराय ये सबसे महान शासक हैं, पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक हैं। ये इतने महान थे कि बाबर जो था ना, उसने अपनी तुजुके बाबरी या बाबरनामा जिसे कहा जाता है, अपने जीवन पर एक पुस्तक लिखी है, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। उसमें मेंशन किया हुआ है विजयनगर साम्राज्य के जो शासक है कृष्णदेवराय को उस समय के सबसे महान शासक के रूप में बताया है। बाबर ने अपनी पुस्तक में सबसे महान हिंदू शासक किसको बताया है? कृष्णदेवराय को, क्योंकि कृष्णदेवराय का टाइम पीरियड 1509 से 1529 तक है। और आप जानते हैं इसी बीच में 1526 ईस्वी में बाबर ने जो है मुग़ल वंश की स्थापना की थी। पानीपत का पहला युद्ध उसने लड़ा दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी की हत्या करने के बाद उसने दिल्ली साम्राज्य को समाप्त कर दिया और मुग़ल वंश की स्थापना की। और बाबर ने अपनी जो पुस्तक लिखी है तुजुके बाबरी जिसे कहा जाता है, या बाबरनामा भी जिसे कहा जाता है, तुजुके बाबरी, ये बाबर ने खुद लिखी है, अपने जीवन के ऊपर अपनी पूरी कहानी बताई है। तो इसमें उसने कहा है कि सब पूरे भारत का सबसे महान हिंदू शासक जो है वो कृष्णदेवराय है। तो आप एहसास कर सकते हैं कि कृष्णदेवराय कितने उस समय के महान शासक होंगे। अगर पूरे प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास में टॉप 10 बड़े और ताकतवर राजाओं का नाम लिखने को मैं आपको बोलूँगा तो कृष्णदेवराय का नाम पक्का आएगा, तो अनुमान लगा लीजिए। कृष्णदेवराय की कई उपाधियां हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आंध्र भोज, अभिनव भोज और यवन राज स्थापनाचार्य, सबसे महत्वपूर्ण यवन राज स्थापनाचार्य है। ये उपाधि कब ग्रहण की थी, ये भी एक कहानी है। आप जानते ही हैं कि बहमनी 5 भागों में बट गया है, ठीक है। अब देखिए कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड पर गोलकुंडा भी अलग हो गया, अहमदनगर भी अलग हो गया, बीजापुर अलग हो गया, बीदर अलग हो गया, बरार अलग हो गया। अब बीदर में आपके वो बनकर रह गए, बीदर में ही सिमट कर रह गए थे बहमनी। और 1527 में यहाँ भी जो है बीदर भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेगा।
लेकिन मैं आपको बताऊं 1490 के बाद जो बहमनी शासक थे उनकी स्थिति बहुत ही गड़बड़ हो चुकी थी, क्योंकि कासिम बरीद नामक एक व्यक्ति उनका प्रधानमंत्री बन गया था, जिसने बहमनी शासक को कठपुतली बना दिया था। वास्तविक शासक कासिम बरीद ही था, और कासिम बरीद की जब मृत्यु होती है तब बहमनी का अगला जो वजीर बनता है कासिम बरीद का ही बेटा अली बरीद बन जाता है। तो अली बरीद के भी कठपुतली वो रहते हैं। तो अली बरीद ने एक बार क्या किया, उस समय के जो बहमनी शासक हैं महमूद शाह बहमनी द्वितीय को कैद कर लिया। माफ़ कीजिएगा, अली बरीद नहीं, अमीर बरीद है ये, अमीर बरीद, कासिम बरीद का जो बेटा है अमीर बरीद। इसे दक्कन की लोमड़ी भी कहा जाता है, इतना चालाक था अमीर बरीद को दक्कन की लोमड़ी भी कहा जाता है। तो अमीर बरीद ने, ये प्रधानमंत्री था, इसने अपने ही शासक महमूद शाह बहमनी द्वितीय को अगवा कर लिया, कैद कर लिया। लेकिन जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने महमूद शाह बहमनी द्वितीय को छुड़ाया अमीर बरीद के चंगुल से। इस कारण से उन्होंने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि ग्रहण की। ठीक है, यवन राज स्थापनाचार्य स्थापना की दोबारा से इन्होंने ना, महमूद शाह बहमनी द्वितीय को दोबारा से मुक्त कराकर गद्दी पर बैठाया। हालांकि नाम मात्र के ही गद्दी पर थे, वास्तविक शासक तो अमीर बरीद ही था, भले ही ये प्रधानमंत्री था या वजीर था। जब महमूद शाह बहमनी द्वितीय के बाद आगे चलकर लास्ट जो सुल्तान आएगा बहमनी का, कलीमुल्ला, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अमीर बरीद अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं बीदर का। तो बहमनी पढ़ेंगे तो डिटेल में समझ में आएगा। फिलहाल ये आपको जाना है कि बीदर पर आक्रमण करके महमूद शाह बहमनी द्वितीय को कैद से छुड़ाया, उसी के जो है वजीर की कैद से छुड़ाया। इसी कारण से इन्होंने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि ग्रहण की। और गजपति शासक जो प्रताप रुद्र देव थे, ये बहुत महान शासक माने जाते हैं गजपतियों के। इनको कम से कम 4 बार हराया था कृष्णदेव राय ने, 4 बार हराया था, 1513 से लेकर 1519 के बीच में। इस टाइम पीरियड पर कम से कम 4 बार हराया था। इसी कारण से थक हार के प्रताप रुद्र देव ने कृष्णदेव राय के साथ संधि की और अपनी बेटी का विवाह कृष्णदेव राय के साथ करवा दिया था। प्रताप रुद्र ने अपनी बेटी का विवाह कृष्णदेव राय के साथ करवा दिया था। जो पुर्तगाली थे ना, वो देख रहे थे कृष्णदेव राय बहुत ही ताकतवर हैं, वो बार बार इनको कह रहे थे हमसे संधि कर लीजिए, हमसे समझौता कर लीजिए, लेकिन कृष्णदेव राय मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन जब उन्होंने यूसुफ आदिल शाह से, बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने जब गोवा छीन लिया, तो जब ये देखा कृष्णदेव राय ने, तो कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ संधि कर ली, क्योंकि गोवा उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह थी। विदेशों से जो अच्छे नस्ल के घोड़ों का व्यापार और बहुत सारे और व्यापार करने की दृष्टि से गोवा बहुत महत्वपूर्ण था। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ समझौता कर लिया, संधि कर ली। और 2 पुर्तगाली यात्री थे जो विजयनगर की यात्रा पे आए थे कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड पर, बारबोसा और डोमिंगो पायस। बारबोसा और डोमिंगो पायस ये 2 विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आए थे। ये दोनों ही पुर्तगाली यात्री थे, बारबोसा और डोमिंगो पायस, याद हो जाएगा आपको। और बीजापुर को हराकर रायचूर पर कब्जा कर लिया था कृष्णदेव राय ने। तो इस युद्ध को बैटल ऑफ रायचूर कहा जाता है 1520 ईस्वी में, क्योंकि इस समय बहमनी तो है ही नहीं। 1520 में केवल बीदर में ही बहमनी नाम मात्र रह गए थे ना, बाकी 4 तो स्वतंत्र हो चुके थे। यहाँ पर बीजापुर देख रहे हैं, रायचूर वाला क्षेत्र इनके हाथ में था इस समय। तो बीजापुर को हराया कृष्णदेव राय ने और रायचूर पर कब्जा कर लिया था। और कृष्णदेव राय, मैं आपको बताऊं, खुद बहुत बड़े विद्वान थे। इसके अलावा अपने दरबार में इन्होंने कई सारे विद्वानों को संरक्षक बना रखा था, आश्रय दे रखा था। इनमें से 8 बहुत ही प्रसिद्ध हैं।
तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध विद्वान, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है, इनके दरबार में थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण तेनाली रामकृष्ण है और अलसनी पेंडन है। अलसनी पेंडन, तेनाली रामकृष्ण, तेनाली जो रामकृष्ण है, इनकी एक रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, पांडुरंग महात्म्य। ये रचना तेनाली रामकृष्ण की है। इसके अलावा 6 और जो विद्वान थे, नदी तिम्मन, भट्ट मूर्ति और धूजोटे, भौद्यगीर, अच्युतराज, जिंगली सूरत, ये सभी थे। नाम सबके याद करने की जरूरत नहीं है। अलसनी पेंडन और तेनाली रामकृष्ण की आप नाम याद कर लीजिए, और इनकी रचना जो है पांडुरंग महात्म्य, तेनाली रामकृष्ण की जो रचना है पांडुरंग महात्म्य, ये याद कर लीजिए, ठीक है। और कृष्ण देवराय, मैंने बताया ये खुद विद्वान थे, तो इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है आमुक्त मालपद, ये आपका तेलुगु भाषा में है, जबकि जाम्बवती, कल्याणम और उषा परिणय ये संस्कृत भाषा में है। आमुक्त मालपद तेलुगु भाषा में है, जाम्बवती, कल्याणम, उषा परिणय ये संस्कृत भाषा में है, जो कृष्ण देवराय की प्रमुख रचनाएं हैं। कृष्ण देवराय ने अपनी माता के नाम पर एक नगर की स्थापना की थी, नागलपुर नगर। ये कर्नाटक में पड़ता है, नागलपुर नगर। इस नगर को हासपेट नगर भी कहा जाता है। कौन सा नगर? हासपेट नगर, दोनों एक ही है। इनकी माता का नाम में नागल आता है, तो इसलिए नागलपुर नाम का एक नगर बसाया था कृष्ण देवराय ने। इसी नगर को हासपेट नगर भी कहा जाता है, कर्नाटक में पड़ता है। कृष्ण देवराय के द्वारा मुख्य तौर पर 2 मंदिर बनवाए गए थे। इनके टाइम पीरियड पर 2 मंदिर बने थे। ये कहाँ पर बने? हम्पी में ही है, विजयनगर में ही है। हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर, तस्वीर देख लीजिए, ये ऊपर वाला हजारा मंदिर है और ये विट्ठल स्वामी मंदिर, ये कृष्ण देवराय के द्वारा ही बनवाए गए थे। कर्नाटक में पड़ते हैं दोनों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और 1529 ईस्वी में कृष्ण देवराय की मृत्यु हो जाती है। कृष्ण देवराय की मृत्यु के समय इनका जो बेटा था सदाशिव राय बहुत छोटी आयु का होता है। इसी कारण से ये अपने जो है कज़न को, अपने चचेरे भाई अच्युत देवराय को गद्दी पर बैठा देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक घटना बता दूं। 1524 ईस्वी में इनका एक और बेटा था, जो बड़ा बेटा था, सदाशिव राय से बड़ा बेटा था, तिरुमला राय। इसको उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं, लेकिन इसको जहर देकर इसकी हत्या कर दी जाती है। इसी कारण से 1529 में जब कृष्ण देवराय की मृत्यु होती है, तो वो अच्युत देवराय को गद्दी पर बैठाते हैं, क्योंकि कृष्ण देवराय का बड़ा बेटा तो मर चुका है और छोटा बेटा बहुत ही छोटा है, गद्दी पर बैठने लायक नहीं है। इसलिए अच्युत देवराय, जो कि इनका चचेरा भाई था, वो गद्दी पर बैठता है। अच्युत देवराय का टाइम पीरियड 1529 से 1542 तक रहता है। पुर्तगाली जो यात्री था नुनीज, ये भारत की यात्रा पर 1535 में आया था। ये अच्युत देवराय के ही टाइम पीरियड पर। जो पुर्तगाली यात्री है 1535 से 1537 तक ये रहा था भारत में। इसका नाम नुनीज है। तो ये अच्युत देवराय के ही टाइम पीरियड पर आया था। इसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया है। अच्युत देवराय ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया है, तिरुपति में और कालाहस्ती में। तिरुपति और कालाहस्ती में 2 बार राज्याभिषेक करवाया गया है अच्युत देवराय के द्वारा। और अच्युत देवराय का जो दरबारी कवि था उसका नाम है राजनाथ डिडिम। राजनाथ डिडिम अच्युत देवराय का दरबारी कवि है। अच्युत देवराय की जब मृत्यु होती है तो उसका बेटा कुछ दिन के लिए शासक बनता है, लेकिन राम राय की सहायता से, राम राय कृष्ण देवराय के दामाद हैं, इनकी सहायता से वेंकट प्रथम से गद्दी छीनकर सदाशिव राय को गद्दी दे दी जाती है, जो कृष्ण देवराय का छोटा वाला बेटा था। सदाशिव राय गद्दी पर 1542 से लेकर 1570 तक रहते हैं। हालांकि गद्दी पर भले ही सदाशिव राय बैठे हैं, लेकिन वास्तविक जो शासक हैं वो राम राय ही हैं। राम राय ही वास्तविक शासक हैं। ये कब तक वास्तविक शासक रहेंगे?
1542 से लेकर 1565 ईस्वी तक। 1565 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद की कहानी आगे चलकर बताऊंगा, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ध्यान से दिमाग खोल लीजिए यहाँ पर। और राम राय ने क्या किया था कि वास्तविक शासक तो यही हैं, तो इन्होंने अपनी सेना में बहुत सारे मुसलमानों की नियुक्ति कर ली थी। वही एक बहुत ही आगे चलकर इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। इन मुसलमानों में एक दो भाई थे, गिलानी ब्रदर्स जिन्हें कहा जाता है, गिलानी भाई, ठीक है, गिलानी ब्रदर्स ये दो भाई थे। उनको बहुत ही प्रमुख, बहुत ऊंचे पदों पर बैठा दिया था राम राय ने। इन गिलानी भाइयों को बहुत ऊंचे पदों पर बैठा दिया था राम राय ने। अब 1565 ईस्वी में ये बरार को छोड़ दीजिए, ये बाकी जो अहमदनगर, बीजापुर और बीदर, गोलकुंडा, ये चारों संघ बनाते हैं, विजयनगर पर आक्रमण करते हैं। विजयनगर उभर रहा था उस समय, तो विजयनगर पर आक्रमण करते हैं और तालीकोटा नामक स्थान पर युद्ध होता है। कर्नाटक के तालीकोटा नामक स्थान पर युद्ध होता है। और बगल में ही एक और जगह है राक्षसी तंगड़ी, और बगल में एक जगह है बन्नी हट्टी। तो इस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में एक तरफ विजयनगर और दूसरी तरफ ये चार महासंघ थे। अहमदनगर, जो अहमदनगर है, यहाँ का जो उस समय शासक था हुसैन निजाम शाह, उसने राम राय का गला ही काट दिया। उसने क्या किया? राम राय का गला ही काट दिया। हुसैन निजाम शाह ने राम राय का गला काट दिया। मैं आपको बताऊं, ये युद्ध न विजयनगर ही जीतने वाला था, लेकिन जो मैंने आपको बताया गिलानी ब्रदर्स थे, इन्होंने ऐन मौके पर, जिस समय बहुत ही प्रमुख टर्निंग पॉइंट था युद्ध का, उस मौके पर विजयनगर को धोखा दे दिया और जाकर ऑपोजिशन में मिल गए। इस कारण से विजयनगर को हार का सामना करना पड़ा और राम राय की हत्या कर दी गई। राम राय का गला किसने काटा था? इन चारों शासकों में से अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह ने गला काटा था। हुसैन निजाम शाह बहुत महत्वपूर्ण है। जब बहमनी साम्राज्य में पढ़ेंगे, जब अहमदनगर के बारे में पढ़ेंगे, तो इसकी एक बेटी है चांद बीबी। चांद बीबी, इसका भी इतिहास में बहुत नाम है। वो जब बहमनी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो राम राय की हत्या हो गई है। कब? 1565 में हत्या हो गई है। 1565 में हत्या हो गई है। अब होता क्या है, सदाशिव राय बचते हैं और राम राय का भाई तिरुमल बचता है। तो तिरुमल सदाशिव को लेकर विजयनगर से चला जाता है। और कहाँ चला जाता है आपको बता दूं मैं, पेनकोंडा चला जाता है। तिरुमल जो है ना, सदाशिव राय को लेकर पेनकोंडा चला जाता है। वहाँ पर 1565 तक मिट्टी गोली खिला के सदाशिव राय को नाम मात्र का शासक बनाता है। और 1570 में सदाशिव राय की हत्या करने के बाद तिरुमल खुद शासक बन जाता है। नया वंश शुरू होता है, आरवीडू वंश। युद्ध के जस्ट बाद की कुछ कहानी, कुछ तथ्य याद कर लीजिए जो 1565 का युद्ध हुआ था। इस युद्ध का जो वर्णन है, एक यूरोपीय यात्री है सेवेल जिसका नाम है, उसने अपनी पुस्तक में किया हुआ है। उस पुस्तक का नाम है विजयनगर ए फॉरगॉटन एम्पायर। विजयनगर ए फॉरगॉटन एम्पायर। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यूरोपीय यात्री सेवेल के द्वारा। इसने आंखों देखा हाल बताया। ये उस समय ये उपस्थित था, तो इसने पूरा आंखों देखा हाल बताया है। तालीकोटा का जब युद्ध समाप्त हुआ, उसके जस्ट बाद एक विदेशी यात्री भी आया था विजयनगर की यात्रा में। वो विदेशी यात्री कौन है? सीजर फ्रेडरिक उसका नाम है। सीजर फ्रेडरिक। सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। राम राय की मृत्यु के बाद राम राय का जो भाई था तिरुमल, वो सदाशिव को लेकर पेनकोंडा चला जाता है और वहीं से शासन करना प्रारंभ करता है और आरवीडू वंश की स्थापना करने वाला है। अभी तक राजधानी, आपने पहली राजधानी क्या पढ़ा था 7 वर्षों के लिए? पेनकोंडा, ठीक है, पेनकोंडा। और दूसरी राजधानी जो कि महत्वपूर्ण है, विजयनगर। और तीसरी राजधानी
सॉरी ये पहली राजधानी एनेगोंडी थी ना, एनेगोंडी, और पेनकोंडा ये तीसरी राजधानी है, पेनकोंडा ये तीसरी राजधानी है। ठीक है, एक और राजधानी आएगी उसकी भी हम चर्चा करेंगे। उस राजधानी का नाम है चंद्रगिरी, चंद्रगिरी। तो ये 4 राजधानियाँ रही हैं विजयनगर साम्राज्य की। मुख्य तौर पर तो ये विजयनगर ही है। तो देखा जाए तो 1565 ईस्वी में ही विजयनगर का पतन हो गया है। अब तिरुमल के द्वारा 1570 में एक नए वंश की शुरुआत की जाएगी। अभी तक आपने क्या देखा, तुलु वंश में 1565 में युद्ध हो गया तालीकोटा का, और तिरुमल ने क्या किया, सदाशिव को लेकर आ गया, कहाँ पे, पेनकोंडा लेकर आ गया। 1565 से 1570 तक वो गद्दी पर रहा, लेकिन 1570 में इसने सदाशिव की हत्या कर दी। तिरुमल ने 1570 में हत्या कर दी। उसके बाद ये शासक बन गया और इसने 1570 में आरवीडू वंश की स्थापना कर दी। आरवीडू वंश की स्थापना कर दी। अब इसकी राजधानी पेनुकोंडा है। अब इसकी राजधानी क्या है, पेनुकोंडा। इसने एक उपाधि ग्रहण की थी, पतनशील कर्नाटक राज्य का उद्धारक, क्योंकि जो विजयनगर साम्राज्य है मुख्य तौर पर कर्नाटक राज्य में ही फैला था, इसे कर्नाटक राज्य भी कहा जाता है। तो अपने आप को पतनशील कर्नाटक राज्य का उद्धारक कहा। सही बात है, क्योंकि ख़त्म ही हो चुका था। ठीक है, दिमाग में रखिएगा कि क्या चल रहा होगा इस समय उत्तर भारत में। उत्तर भारत में मुगल वंश चल रहा है। ठीक है, इसके 3 पुत्र थे। इसने अपने तीनों पुत्रों में राज्य को विभाजित कर दिया, श्रीरंग, राम और वेंकट द्वितीय में। कई शासक आए थे, इनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तिरुमल देव राय के बारे में पढ़ लीजिए। इसके बाद वेंकट द्वितीय आएंगे, जो सबसे महान शासक हैं आरवीडू वंश के। ठीक है, आरवीडू वंश की बात कर रहा हूँ। तो आरवीडू वंश के सबसे महान शासक हैं। कुछ समय के लिए उन्होंने अपनी राजधानी को पेनकोंडा से बदलकर चंद्रगिरी कर दिया था, लेकिन दोबारा फिर से ये अपनी राजधानी को पेनकोंडा ले आए। और आखिरी जो शासक हैं वो कौन से हैं, श्रीरंग तृतीय। वेंकट द्वितीय के बारे में ये भी याद रख लीजिए, 1610 ईस्वी में डचों को पुलिकट में कारखाना बनाने के लिए अनुमति दी गई थी वेंकट द्वितीय के द्वारा। वेंकट द्वितीय के द्वारा। श्रीरंग तृतीय ये अंतिम शासक हैं। श्रीरंग तृतीय जो थे ना, ये अंतिम शासक थे आरवीडू वंश के या विजयनगर साम्राज्य के। तो 1646 मानो या 1649 मानो या 1652 मानो, कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि नाम मात्र के ही शासक रह गए थे। एक एक किला लेकर संभाल रहे हैं ये श्रीरंग तृतीय, तो क्या शासक हैं। तो इसी कारण से कई इतिहासकार 46 मानते हैं, 1646, कई 1649, कई 1652। तो इसमें उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार आरवीडू वंश जो है वो समाप्त हो जाता है। जो विवाद का विषय होता है ना, वो परीक्षा में पूछा ही नहीं जाता। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य आपको समझ में आ गया होगा। क्लास नोट से श्री एजुकेशन ऐप से ज़रूर ले लीजिएगा। बेहतरीन क्लास नोट्स है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।